नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे है और इस चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि उपाध्याय सर, आज हम तीसरे चरण के चुनाव की चर्चा भी करेंगे और अपने दर्शकों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में 7 मई को वोटिंग होनी है, उनमें 2 लोकसभा क्षेत्र कौन से हैं जहां लड़ाई दिख नहीं रही है, मजबूत लड़ाई नहीं दिख रही है। बाकी 3 लोकसभा क्षेत्रों में लड़ाई है। अभी आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, वहां प्रचार भी बहुत तेज हुआ है। फिर देखिए, हम ये बताएंगे कि वो कौन से नेता हैं जो महाराजगंज में बदले की आग में धधक रहे हैं, और जब बदले की आग में धधक रहे हैं तो इसका असर महाराजगंज के चुनाव में क्या होगा। वहां मुकाबला ट्रायंगुलर होगा। देखिए, कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे आकाश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसके आगे हम चलेंगे बेगूसराय। बेगूसराय में वो कौन नेता है जेडीयू के जो ये कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह होश में रहे, माफी मांगे, और वहां के पिछड़े मतदाताओं से कह रहे हैं कि आप गोलबंद रहिए, दिमाग से काम कीजिए और चुनाव में वोट दीजिए। वे जेडीयू उम्मीदवार को जिताने के लिए वहां बेगूसराय में बीजेपी के प्रत्याशी हैं एनडीए के, लेकिन ये जेडीयू के नेता पूर्व विधायक कह रहे हैं कि आप सीपीआई को जिता दीजिए। आगे हम काराकाट की भी बात करेंगे अंत में, जहां पवन सिंह, पावर हाउस जिन्हें कहा जाता है, पावर स्टार जिन्हें कहा जाता है भोजपुरी फिल्मों का, वे अब चुनाव लड़ने को ही बेताब है। बैठाने की कोशिशें नाकाम होती दिख रही है। तो सबसे पहले सर, हम बात करें तीसरे चरण के 5 लोकसभा क्षेत्रों की। 7 मई को वोटिंग होगी। अररिया में, मधेपुरा में, सुपौल में, झंझारपुर में, खगड़िया में। संक्षेप में चर्चा करें तो अररिया में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ वहां के यादवों पर निर्भर हो गया है कि वहां के यादव, मुसलमान यादव माई समीकरण के तहत रहेंगे या फिर राष्ट्रवाद के नाम पर, या फिर वे हिंदू होते हुए अलग से मत करेंगे। तो अररिया के बारे में देखिए, लड़ाई तो वहां साफी है। शाहनवाज आलम जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं और प्रदीप सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। देखिए, प्रदीप सिंह ज्ञानेश्वर जी सिटिंग एमपी हैं जी, तो वहां पर जो उनका अति पिछड़ी जमात की है, अति पिछड़ी जमात से, और भाजपा में प्रदेश में पहले वो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी थे। तो वो निश्चित रूप से वो वहां पर जो लड़ाई है शाहनवाज आलम जी और आरजेडी प्रदीप सिंह, हाँ, और प्रदीप सिंह के बीच ही लड़ाई है। तो वह कसमकस लड़ाई है वो, लेकिन अब सब कुछ यादवों पर निर्भर करेगा। हाँ, यादव कहाँ टर्न लेते हैं, हाँ, वो उसके बाद ही है कि संख्या बल के हिसाब से तेजस्वी यादव के कहने पर वे वोट दे देते हैं शाहनवाज आलम को या फिर स्थानीय परिस्थितियों को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अररिया में 43% अकेले मुसलमान हैं, इसीलिए, और वहां ध्रुवीकरण दूसरे तरीके का हो जाता है। देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की। मधेपुरा के बारे में कहा जाता है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। लड़ाई दिनेश चंद्र यादव जेडीयू के प्रत्याशी, एनडीए के कैंडिडेट और आरजेडी के कैंडिडेट डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रदीप के बीच है। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पिछले चुनाव में भी आप देखे होंगे जिस तरह से शरद यादव और इन्हीं के बीच में मुकाबला था। प्रोफेसर दिनेश चंद्र यादव के बीच में था। पप्पू यादव तीसरे स्थान पर चले गए। पप्पू यादव तीसरे स्थान पर चले गए। तो इस बार समीकरण बदला हुआ है। जेडीयू के वही सिटिंग एमपी हैं दिनेश चंद्र यादव, लेकिन प्रोफेसर चंद्रदीप जो बहुत पॉपुलर दिनेश चंद्र यादव नहीं रहे, उम्र भी हो गई है और मतलब कई बातें कही जा रही थी कि यदि पप्पू यादव आ जाते तो लड़ाई कैसी होती, लेकिन उम्मीदवार नहीं मिला या नहीं दिया गया पप्पू यादव को। तो अब बदली हुई परिस्थिति में वहां पर प्रोफेसर चंद्रदीप को बनाया गया है। तो अब देखिए, वो मोदी की गारंटी की बात है जी, तो वही अगर जीतना होगा तभी वो जीतेंगे, नहीं तो फिर नीतीश कुमार का पंचपनिया वोट भी है। हाँ, बिल्कुल, वही जो चढ़ेगा तभी जो है सो इनके बारे में। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी इनका है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दिनेश चंद्र यादव को एज मिला हुआ लोग बता रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवार चयन में आरजेडी ने थोड़ी भूल की है और जिस तरीके का प्रचार वहां होना चाहिए था, जनसंपर्क होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा। लोग मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो
और लेकिन यह बात कही जा रही है कि जीत हार में फासला जो है वह कम हो सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी आ गए हैं, मल्लाह वोट की बात हो रही है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कुशवाहा टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे मधेपुरा में। आगे हम बात करें सुपौल लोकसभा क्षेत्र की, जहां मुकाबला दिलकेश्वर कामत जेडीयू के प्रत्याशी और उनके सामने चंद्रहास चौपाल है आरजेडी के प्रत्याशी। यहां देखिए आरजेडी ने एक प्रयोग किया कि एक सामान्य सीट पर एक दलित को चुनाव लड़ाया है। विधायक भी है चंद्रहास चौपाल, 2019 में रंजीत रंजन चुनाव लड़ी थी, लेकिन रंजीत रंजन अब सांसद हैं कांग्रेस की राज्यसभा से, छत्तीसगढ़ से। तो यहां भी कहा जा रहा है कि मुकाबला बहुत दमदार नहीं है। देखिए, ये लालू प्रसाद यादव ने या तेजस्वी यादव ने सोशल इंजीनियरिंग यहां से किया है। जनरल सीट पर, सामान्य सीट पर एक दलित विधायक को वहां से लड़ाया है। लेकिन अब जो देखने वाली बात है कि दिलकेश्वर कामत क्या करते हैं, यह उनके कैपेबिलिटी पर है। वह क्या कैसे इनकैश करते हैं, कैसे कैश करते हैं, और कितना नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय योजना कह लीजिए या बिहार सरकार की जो लाभप्रद योजना है केंद्र सरकार की, उसको कैसे कॉम्बो बनाकर अपने पाले में करते हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से चंद्रहास चौपाल जो है वह एक सोशल इंजीनियरिंग, और जो आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह का जो कॉम्बो है तेजस्वी और इनका मुकेश सहनी का, तो यह कॉम्बो कहां तक इफेक्ट करता है ये देखने वाली। लेकिन देखिए अंदर खाने से एक खबर यह भी आ रही कि चंद्रहास चौपाल ने टिकट तो पा लिया, लेकिन आरजेडी या यूं कहे कि इंडिया ब्लॉक की रणनीति के हिसाब से उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। बिल्कुल, देखिए ठीक बोल रहे हैं आप, वो टिकट लेना अलग विषय है, और जेडीयू का जो एनडीए का मोदी मैजिक को कैसे आप इसको दरकिनार करिएगा, यह भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि ये दिलकेश्वर कामत जो है सो वो जेडीयू है, अति पिछड़ा है, और टोटल राजनीति तो पिछड़ा और अति पिछड़ा का ही है। बिल्कुल। और ये एक्सपेरिमेंट जरूर लालू प्रसाद यादव ने किया है, यहाँ महादलित को यहाँ से दलित को उम्मीदवार बना के, लेकिन मोदी की गारंटी भी है ज्ञानेश्वर जी, उसको कैसे आप हटाइएगा। साथ में नीतीश कुमार साथ में है उनके, यह एक बड़ा यह है। और नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग करने के माहिर खिलाड़ी हैं। किस तरह से आप देखिए जहानाबाद में भूमियार बहुल इलाके में अति पिछड़ा को चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उम्मीदवार बना, तो यह नीतीश कुमार ये सब करते रहते हैं। चलिए झंझारपुर की बात करें। झंझारपुर में देखिए त्रिकोणीय लड़ाई है। देखिए रामप्रीत मंडल जेडीयू के प्रत्याशी, एंटी इनकम्बेंसी भी इनके खिलाफ भयानक है, और इनके सामने है वीआईपी से सुमन महासेठ, जिनके चुनाव प्रचार के लिए आज स्वयं तेजस्वी यादव गए थे, दरभंगा कैंप ही कर रहे हैं, साथ में मुकेश सहनी भी हैं। और फिर तीसरा कौन है, बसपा के उम्मीदवार गुलाब यादव का। जी देखिए निश्चित रूप से वीआईपी के सुमन महासेठ वहां से उम्मीदवार हैं जी, और इनके पास में तेजस्वी और मुकेश सहनी जो अभी नया जो कांग्रेस की भी बात कर ले, कांग्रेस बिल्कुल कुछ वामपंथियों का वोट भी है वहां। बिल्कुल, ये नहीं, एक नया कॉम्बो बना है, ये नया एक्सपेरिमेंट भी एक तरह से किया जा रहा है इस चुनाव में। तो यह और ये वाम दलों का, कांग्रेस का, तो यह इंडिया ब्लॉक महागठबंधन तो है ही है, उसमें नहीं है, लेकिन अब साथ में इसको देखिए कांग्रेस है, एनडीए है, तो यह निश्चित रूप से रामप्रीत मंडल के साथ एनडीए। हाँ, रामप्रीत मंडल के साथ एनडीए। तो यह यहाँ पर, और गुलाब यादव गुलाब यादव का सब लोग जानता है कि असरदार है, और असरदार ही नहीं, उनकी पत्नी भी है जी, बेटी भी है। हाँ, बेटी भी है। तो यह कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़ाई आपको अभी दिख रही है। निश्चित देखना होगा अंतिम 2 दिनों में, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई बनती है या त्रिकोणीय लड़ाई निश्चित रूप। खगड़िया देखिए 5वीं सीट खगड़िया, वहां सीधा मुकाबला जो है, देखिए वहां दोनों पक्षों से नए उम्मीदवार हैं। महबूब अली कैसर जो मौजूदा सांसद हैं, उन्हें टिकट मिला नहीं, तो ऐसे में लोजपा ने चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया अपने साथी राजेश वर्मा को, और उनके सामने है सीपीएम से संजय कुशवाहा। खगड़िया में लड़ाई तो दिख रही है। देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर लड़ाई दिख रही है, लेकिन दोनों ही नए उम्मीदवार, बिल्कुल दोनों इंडिया ब्लॉक या एनडीए कहीं कर लीजिए, आप दोनों नए उम्मीदवार हैं। लेकिन तब है कि राजेश वर्मा के साथ में ज्ञानेश्वर जी, उनका चिराग पासवान, नीतीश कुमार, मोदी है, तो यह एक बड़ा सम्राट चौधरी है, और ये उनका कार्य क्षेत्र रहा है खगड़िया, तो उनका पैतृक जिला ही है। नहीं, पैतृक जिला तो सर मुंगेर हुआ लगा, लेकिन हाँ चुनाव और ये सब कारणों से, तो इसलिए वो वहां पर इम्पैक्ट है, वहां दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में राजेश वर्मा तो मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब संजय कुमार कुशवाहा है, तो वो कुशवाहा जो टैक्टिकल वोट करता है, उसमें अगर यदि फंस गए तब तो फिर, इसीलिए तो सम्राट चौधरी ने पूरी ताकत लगा रखी है।
सम्राट चौधरी, उमेश कुशवाहा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे। हाँ। तो यह तमाम लोग, और नीतीश कुमार जो लवकुश राजनीति के जनक माने जाते हैं, नहीं, चिराग पासवान भी वहां पर लगातार जा रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था कि आपको राजेश वर्मा को चुनाव जिताना है। बिल्कुल, तो वह है मजबूत। तो ये देखिए तीसरे चरण की 5 सीटों का क्या हाल है, हमने बताने की कोशिश की है। चुनाव प्रचार 5 मई को समाप्त होगा, इसके बाद भी हम बताएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं महाराजगंज। महाराजगंज में बदले की आग में कोई धधक रहा है, और ये कौन धधक रहा है? इनका नाम है रणधीर सिंह। ये कौन है रणधीर सिंह? दबंग, बाहुबली, सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह। और रणधीर सिंह के भीतर गुस्से की आग इस कदर धधकी हुई है कि वह बाहर दिख रहा है लोगों को कि आग लगी हुई है। देखिए, रणधीर सिंह ने पार्टी छोड़ी और रणधीर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और आकाश कुमार सिंह के खिलाफ क्या सब कर है। और मजेदार बात यह है कि केदारनाथ सिंह जो बनियापुर के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, इनके चाचा भी लगते हैं, वे भी अपने भतीजे के साथ हो गए। तेजस्वी यादव के कहने पर भी वे कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार नहीं करने जा रहे हैं, मंच पर साझा कर रहे हैं। आप देखिए कि रणधीर सिंह जब भाषण दे रहे हैं तो वह अपने चाचा की ओर इंगित करके कह भी रहे हैं कि यह देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिला यहाँ पर और अंत में थोपा गया, और अब हमको वो कह रहे हैं कि आरजेडी को चूंकि मुझे टिकट नहीं देना था, इसलिए सीट जबरिया कांग्रेस को झोली में दे दी गई। और हमने रणधीर सिंह को यह भी कहते हुए सुना कि 3 साल पहले ही हमें लालू यादव ने कहा था कि महाराजगंज की तैयारी करो। वे बता रहे थे कि देखिए क्या स्थिति होती है, क्या परिस्थिति होती है। दिन भर कोई मजदूर खेत में काम करे तो हाथ गंदा होता है, और शाम को जब मालिक के पास जाए और मालिक कहे मजदूरी नहीं मिलेगा तो सोचिए क्या बीतती होगी मजदूर पर। तो वैसी व्यथा रणधीर सिंह अपने बारे में बता रहे हैं कि देखिए, मेरे साथ भी इस तरीके की नाइंसाफी हो गई, लेकिन महाराजगंज लड़ेंगे। लेकिन प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह महाराजगंज लड़ेंगे तो आकाश सिंह से ज्यादा नुकसान तो वे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को पहुंचाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से दोनों स्वजातीय हैं जी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सिटिंग एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और प्रभुनाथ सिंह के बेटा रणधीर सिंह, वह भी राजपूत समाज। रणधीर सिंह, सुधीर सिंह सब एक हो गए, और प्रभुनाथ सिंह की ताकत के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता है। अब तो ज्ञानेश्वर जी, उनके चाचा जो आरजेडी में हैं, वह भी उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं और चुपचाप उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में तो वो समीकरण स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि क्या होगा। और वैसे में आप देखिएगा कि आकाश सिंह के लिए थोड़ा सा लाख वो कह ले, लेकिन वह उनका जो भूमिहार का वोट है और जिस कॉम्बिनेशन में वो यादव है, मुसलमान है, मल्ला है, बिल्कुल वह इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई वहां पर आपको दिखेगी। और ऐसे में निश्चित रूप से झटका अगर यदि आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दिखाई पड़ रहा है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। ये देखना होगा कि देखिए अंतिम में लड़ाई किस तरीके से बनती है। तो हमने बात की रणधीर सिंह के बारे में, महाराजगंज के बारे में। अब आगे चलते हैं बेगूसराय, बहुत ही हॉट सीट। देखिए, बिहार में बेगूसराय को लेनिनग्राद कहा जाता है क्योंकि वहां बड़ी कम्युनिस्ट क्रांति हुई। किस तरीके से वहां लाले लाल हुआ यह भी हम जानते हैं, कम्युनिस्टों की लड़ाई में और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई में। लेकिन बहरहाल अब वहां बीजेपी और सामने सीपीआई है। बीजेपी से हिंदू फायरब्रांड लीडर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, और सामने से सीपीआई के पूर्व विधायक अवधेश राय हैं। लेकिन बागी कौन बने हुए हैं? जेडीयू तो एनडीए का हिस्सा है। बेगूसराय की राजनीति के एक धुरी बोगो सिंह होते हैं जो मतिहानी के पूर्व विधायक हैं, अपनी ताकत के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन बोगो सिंह सीधे तौर पर गिरिराज सिंह की खिलाफत कर रहे हैं। आपने सुना वो इंटरव्यू? बोगो सिंह भी गिरिराज सिंह के ज्ञानेश्वर हैं ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल। तो वो उनकी एक छवि भी है बेगूसराय, दबंग छवि है। हाँ, दबंग छवि है। बोगो सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और हम ये समझ रहे, जो बोगो सिंह का टोन और ट्यून और जो तेवर दिखाई पड़ रहा है, उसमें गिरिराज सिंह को संभल जाना होगा, नहीं तो वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे पता नहीं। नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा सबको और भूमिहार समाज को भी वह अलर्ट कर रहे हैं कि वह क्या करें, होश में रहे गिरिराज सिंह, माफी मांगे गिरिराज सिंह। और कहा जा रहा है कि नजरबंद कर दिया गया है प्रोफेसर राकेश सिन्हा को दिल्ली में। बिल्कुल। तो बोगो सिंह का इतना तल्ख तेवर
और एक तरीके से वह महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय के पक्ष में ही खड़े हो गए। वे गिरिराज सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि वे हिंदू मुस्लिम करते हैं, वे अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जो विरोध हुआ उसमें जो कहां का बेटा कौन, इस पर विवाद हो गया, उस पर भी वे घेरते दिखाई पड़े। नहीं, साफ कह रहे हैं कि 23 लाख से हम जो सबको वोट दिलवा देंगे, 23 लाख से ज्यादा से जितवाएंगे। हाँ, यह स्पष्ट फिगर बता रहे हैं। भेड़ बकरी गधा सब, हाँ, सबको वोट करवा 22 लाख 26 हजार वोटर ही है, 23 लाख से जीतेंगे। और सीपीआई कैंडिडेट को निश्चित रूप से देखिए वह एक मजबूत, अगर यदि बोगो सिंह इतना एग्रेसिव में है, इतना एग्रेसिव है और इतना बड़े वो है, तो अगर यदि उनको नहीं गिरिराज सिंह मना सके तो यह कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन देखिए, हम वहां का पब्लिक ओपिनियन देख रहे थे, कुछ भूमियारों की बात हम करते हैं जो पब्लिक ओपिनियन में दिखाई पड़ रहे थे अपने मिजाज के हिसाब से। गिरिराज सिंह के खिलाफ गुस्सा जरूर दिख रहे थे, बहुत गुस्सा था, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि गिरिराज सिंह को वोट नहीं देकर क्या आप सीपीआई को वोट दे देंगे, इस पर वे खामोश हो जाते हैं। तो इसलिए यहां का चुनाव भी बोगो सिंह कह रहे थे कि हमने 2019 में बेगूसराय के बेटा को हराया, मतलब वे कन्हैया कुमार की चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तो नहीं, तो यही है। अब देखिए बोगो सिंह को अगर यदि मैनेज करना पड़ेगा तो क्योंकि एनडीए फोल्ड में ही है गिरिराज सिंह, वो जेडीयू के पूर्व एमएलए हैं, तो बोगो सिंह, तो ऐसे में गिरिराज सिंह उनको मैनेज करना चाहे तो ये मैनेज हो सकता है, नहीं मैनेज होगा तो चुनाव में एक एक वोट कीमत। लेकिन गिरिराज सिंह इतने बड़े अंतर से चुनाव जीते थे पिछली बार, उन्हें लग रहा होगा बोगो सिंह कुछ कर ले, क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है, वो हिंदू हृदय सम्राट है ना भाई। वो देखिए फायर ब्रांड नेता है गिरिराज सिंह, इसमें कहीं कोई दो मत है, और केंद्रीय मंत्री भी है। बेगूसराय की जनता यह भी जानती है कि जीतेंगे तो फिर वो मंत्री बने। यह भी है कि नरेंद्र मोदी इधर हैट्रिक लगाएंगे और इधर जो है सो गिरिराज सिंह फिर से मंत्री बने, तो यह मंत्री को जिताने की भी बात है। लेकिन अब है बोगो सिंह अगर यदि इतना झंडा बुलंद किए हुए हैं तो ये देखने वाली बात है ज्ञानेश्वर जी कि वह धारा अब किधर बह गई। चलिए, तो देखिए बेगूसराय की स्थिति हमने बताई, अब चलते हैं काराकाट। देखिए यह सीट भी हॉट सीट बनती जा रही है, क्योंकि यहां पहले तो उपेंद्र कुशवाहा 2014 में वे सांसद भी बने, 2019 में चुनाव हार गए, 2019 में महागठबंधन के उम्मीदवार थे, 2024 में फिर से एनडीए में आए, अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और उनके सामने राजाराम कुशवाहा जो माले के हैं, उन्हें इंडिया ब्लॉक ने प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इसके इतर चूंकि यहां पवन सिंह आ गए, भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार, पावर हाउस, तो यहां की लड़ाई रोचक हो गई है। और पवन सिंह जो बीजेपी के सदस्य हैं, जिन्हें पहले आसनसोल से टिकट दिया गया, फिर इन्होंने लड़ने से मना किया या फिर इन्हें मना कर दिया गया, पवन सिंह तीसरा कोण, मजबूत कोण बनाते दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी बढ़ सकती है, राजाराम कुशवाहा भी परेशान होंगे, और बिहार में तीसरा लोकसभा क्षेत्र, बिल्कुल हमने पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव को लड़ते देखा, हम सिवान में हिना साहब को देख रहे हैं, और काराकाट में पवन सिंह को। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह को मनाने की कोशिश क्या बीजेपी ने नहीं की कि आपको नहीं लड़ना चाहिए? हमने देखा पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, दूर से नहलाए जा रहे थे, संजय जायसवाल के खिलाफ मुकाबला था, लेकिन बीजेपी वालों ने मना लिया और उन्हें बीजेपी में ही शामिल करा लिया। और पवन सिंह कह रहे हैं हम तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, काराकाट की जनता मालिक है, जनता ही तय करेगी कि पवन उठेगा या बैठेगा। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब जो पूर्णिया की बात हम लोग कर रहे हैं, पूर्णिया का अलग इम्पैक्ट था, वहां पप्पू यादव का अपना है। इसी तरह से सिवान की बात अगर निर्दलीय हेना साहब की कर रहे हैं, उनका अलग है। यहाँ पवन सिंह का अलग है, उनके पास सिर्फ यही एक लीगेसी, माने उनके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि एक पावर स्टार है, भोजपुरी के एक बड़े कलाकार, यह कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हम लोग जैसे चर्चा भी पहले कर रहे थे कि पटना साहिब से आप देख लीजिए कि पहले भी कई स्टार लड़े और सबको पटखनी खानी पड़ी पटना साहिब से, वही रविशंकर के खिलाफ। तो वहां पर देखिए यह सबसे बड़ा बात होता है, रविशंकर और शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, हाँ रविशंकर के खिलाफ, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कुणाल हारे थे, तो वह दोनों सब लोग केंद्र में मंत्री भी बने थे। तो इस बार भी पवन सिंह भी जिससे टकरा रहे हैं, वह वहां की जनता, देखिए जनता आजकल वो बहुत समझदार हो गई है, वह किसी डायलेमा में फंसने वाली नहीं है। वह जान रही है कि अगर काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी का टिकट है, नरेंद्र मोदी को हमको जिताना है, तो केंद्र में यह मंत्री होंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब केंद्र में मंत्री होंगे तो वहां का डेवलपमेंट होगा, काराकाट का तो यह विकास तो सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम नहीं समझते हैं कि ठीक है अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, यह हुजूम दिखाई पड़ रहा है, और उसमें कितने वोटर्स हैं यह भी देखिए, जो उनके
समर्थक होना कोई बड़ी बात नहीं है, उत्साहित कार्य नहीं। देखिए, असली नजर जो है रवि सर, वहां राजपूत मतदाताओं पर है। बिल्कुल। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए हमने यह देखा है और लगातार देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में राजपूत नेता मंत्री वहां कैंप कर रहे हैं। संतोष कुमार सिंह, बिहार सरकार के मंत्री, बीजेपी के मंत्री, जिन्होंने सरकार बनाने में भूमिका निभाई, उनके भाई आलोक कुमार सिंह बेरा ही उठा लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को जिताएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो लोकल कनेक्ट वाले नेता हैं। नहीं, ठीक इसी प्रकार आरके सिंह भी बोल रहे हैं। हाँ, आरके सिंह भी बोल रहे हैं, आरके सिंह भी बोल रहे हैं, अशोक कुमार सिंह औरंगाबाद में जेडीयू के पूर्व विधायक, वे भी बोल रहे हैं। और यदि आप बात करें, बीजेपी के कई बड़े नेता वहां जाकर लगातार कैंप कर रहे हैं कि नहीं, ये तो होना ही होना है। बिल्कुल। देखिए, कुशवाहा का देखिए ये इसका इम्पैक्ट भी है, आरके सिंह का बोलना कि अगर यदि इस तरह से अगर होगा तो कहीं कुशवाहा वोट का भी अगर यदि अंडर करंट चलेगा तो सारा सीट पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। यह भी एक बात है, तो इसको भी, डैमेज को भी कंट्रोल करना है। अगर टेक्निकली आप देखिए तो यह कुशवाहा वोट अगर यदि इधर उधर होगा, अगर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ राजपूत, बीजेपी के नेता मनोज शर्मा लगातार कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल। आलोक सिंह लगातार कैंप कर रहे हैं, संतोष सिंह लगातार कैंप कर रहे हैं, मीना सिंह की मदद ली जा रही होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से वो सब तो नहीं होगा तो ये राजपूत वोट को कैसे रोका जाएगा। तो ये सब रोकने की भी बात है। अगर नहीं रुकेगा तो कहीं ना कहीं आपको कुशवाहा वोट भी इधर उधर होगा। तो देखिए, चुनावी चर्चा का समापन हम यही करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।